हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बहुत ही अच्छे PYQ देखने वाले हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। सारे क्वेश्चंस करके मज़ा ना आए तो पैसे वापस कर दूंगा मैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेज। अब जी नॉट फेज में क्या हालचाल हो रहा होता है सेल का? तो सेल जो होता है, तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो एक साइकिल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में ये वाला हो गया एम फेज, ठीक है, एम फेज। और ये वाला जो दिख रहा है ये तीनों जो दिख रहा है ये आपका हो गया इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज में आता है G1, S एंड G2 और ये टोटल आ जाता है एम फेज में। एम फेज में फिर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर है? अब जब डिवाइड कर जाता है सेल तो यहाँ पर एक आता है जी नॉट फेज, ठीक है। इस पॉइंट पे G1 फेज के बाद G1 फेज में ना जाके सेल जी नॉट फेज में चला जाता है तो वहाँ पर सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है। कोई भी सेल अगर जी नॉट फेज में चला गया तो वो सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है। क्लियर है? तो जब एग्जिट कर जाएगा तो वहाँ पर सेल साइकिल और सेल डिवीजन रुक जाएगा और जो सेल होगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा होगा। क्लियर है? तो देखो जी नॉट फेज में सेल साइकिल एग्जिट कर जाता है। आंसर कौन सा होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू सेल आफ्टर एम फेज ऑफ सेल साइकिल। जब एम फेज हो जाता है तो सेल साइकिल में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो एम फेज मतलब कि ये अपना क्या है, एम फेज है, ठीक है। और इधर अपना ये टोटल अपना क्या है, एम फेज है। और इधर G2S और ये G1। मैंने थोड़ा सर्कल ठीक से नहीं बनाया, डिवाइड अच्छे से नहीं किया, ठीक है। तो देखो ये G1, S एंड G2 और ये हो गया एम फेज, ठीक है। ये एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो पूछ रहा है कि एम फेज खत्म होने के बाद मतलब सेल डिवाइड कर जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो पहला न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीजेज। अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। और जब न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्म और इंडेक्स जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज तो नहीं होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम घट जाता है। अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो यहाँ पर इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। फ्लक्चुएट तो करता नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट का मतलब न्यूक्लियस का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होगा, तब जाके ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द। तो देखो चेक पॉइंट क्या होता है सेल साइकिल में। हम लोग हर एक फेज को सेल साइकिल में चेक करते हैं कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसेसिंग ऑफ डीएनए डैमेज में, ठीक है। डीएनए के डैमेज में चेक करने के लिए हम लोग सेल साइकिल को चेक करते हैं। अगर डीएनए डैमेज नहीं हुआ होगा तो सेल साइकिल अच्छे से चल रहा होगा। क्लियर है? तो आंसर होगा सी, एसेसिंग द डीएनए डैमेज। एम्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एम्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, When cell has stalled DNA replication fork। अब इस लाइन का अर्थ समझो। जब सेल DNA रेप्लिकेशन फोर्क को कंप्लीट कर चुका होता है, खत्म कर चुका होता है, मतलब कि DNA का रेप्लिकेशन हो चुका है, which checkpoint should be predominantly activated। अब जब DNA का रेप्लिकेशन हो गया होगा तब क्या होगा? G2 फेज चला जाएगा, ठीक है। देखो सेल साइकिल का जो फेजेज होते हैं उसको मैंने अभी बताया आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये हो गए एम फेज जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। और ये जो दिख रहा है ये पूरा अपना क्या हो गया? इंटरफेज। इस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। अब देखो इसमें G1 होता है, इसमें S होता है और इसमें G2 होता है। क्लियर है? अब देखो
बोला है कि डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क खत्म हो चुका है, तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि ये सेल एस फेज को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो कौन सा चेक पॉइंट अब प्रीडोमिनेटली एक्टिवेट होगा, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होगा? तो एस फेज के बाद कौन सा फेज आ रहा है? G2 फेज आ रहा है, और उसके बाद M फेज आ रहा है। तो G2 और उसके बाद M फेज प्रीडोमिनेटली एक्टिवेट होगा, आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोजेन। अब माइटोजेन क्या होते हैं? तो माइटोजेन वो होते हैं जो माइटोसिस कराएंगे, सेल डिवीजन कराएंगे, और साइटोकाइनिन जो होता है, साइटो देखो साइटो से ही आपको पता चल जाएगा सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो माइटोजेन वो होते हैं जो सेल का डिवीजन कराए, और वो है साइटोकाइनिन। क्लियर है, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, during which phase of cell cycle amount of DNA in cell remain 4C level if initial amount is denoted by 2C। ठीक है, तो देखो अब 4C कौन कौन सेल में, कौन कौन फेज में रहेगा, तो फिर से मैं सेल साइकिल बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अपना क्या है, सेल साइकिल है, तो ये हो गया, ये पूरा M फेज मान लो, तो ये इंटर फेज हो गया, और यहाँ पर G1 हो गया, और यहाँ पे S हो गया, और यहाँ G2 हो गया। क्लियर है, इंटर फेज में। तो अब देखो यहाँ पे पूछा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स एट 4C। अब 4C ही डीएनए रह जाएगा इफ इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड बाय 2C, जब इनिशियल अमाउंट 2C है। ठीक, क्लियर है। तो G2 फेज में आपको ये G2 फेज दिख रहा है, इसमें आपको अमाउंट ऑफ डीएनए जो है 4C देखने को मिलेगा। अब M फेज में चला जाएगा, तो M फेज के बाद सेल डिवाइड कर चुका होता है, और फिर 2C बन चुका होता है। 2C जब इनिशियल में है तो 2C डॉटर सेल्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो केवल G2 फेज में आपको 4C अमाउंट ऑफ डीएनए मिल रहा होगा। ठीक है, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। अब माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस डिनोट करना है, इसमें पहचानना है। ठीक है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एट टेलोफेज। ठीक है, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर। अब देखो माइटोसिस बोल दिया है इसने क्लियर, तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता है, मियोसिस में होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में, जब भी एग्जाम देने जाना है तो स्मार्ट वर्क करना है, न कि गधे की तरह वर्क करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एट टेलोफेज। ये हमारे थोड़ा काम के है, तो इसको रखते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, क्रॉसिंग ओवर। अब फिर से क्रॉसिंग ओवर दे दिया, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है। ठीक है, अब देखो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो माइटोसिस में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, वो कंडेंस होने लगते हैं, क्रोमैटिन बनने लगते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेबल हो जाता है, तो अंदर ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेबल हो जाता है। फिर जो क्रोमोसोम बना हुआ है वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाता है, और सेंट्रोमियर उसके बाद डिवाइड करके जो अपना क्रोमोसोम बना है उसको सेग्रीगेट कराता है, और टेलोफेज आ जाता है। क्लियर है। तो देखते हैं दोनों ऑप्शन में कौन जीतता है। ठीक है, तो पहला में कंडेंसेशन हो रहा है, इसमें भी कंडेंसेशन हो रहा है। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली नहीं किया इसने, डायरेक्ट इक्वेटर पे क्रोमोसोम को अलाइन कर दिया है, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो आंसर अपना ए जाएगा। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेबल होगा, उसके बाद इक्वेटर पे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होगा, फिर सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। वो स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमैटिड्स पे चिपकेगा, और सिस्टर क्रोमैटिड्स को तोड़ के अलग अलग करके सेग्रीगेशन कर देगा, और तब आ जाएगा टेलोफेज। क्लियर है। तो आंसर अपना कौन सा होगा? ए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रोटीन डिग्रेडेशन मेथड नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर। अब देखो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनाफेज में जो हमारा क्रोमोजोम बने होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड को तोड़ के अलग हो जाते हैं, ठीक है। अपना ये अगर क्रोमोजोम है, ये अगर आपको क्रोमोजोम दिख रहा है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, दो आपको दिख रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड, तो इनको एनाफेज में ये हाफ यहाँ से तोड़ के एक तरफ ले जाना होता है और इसको एक तरफ ले जाना होता है। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इसके बीच को ब्रेक डाउन तोड़ने का काम करता है जिससे सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो अगर एनाफेज डैमेज हो जाएगा तो क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। अब हमारे शरीर में दो तरह का सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल। जिससे गैमेट बनता है उसको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं और जो हमारे पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करता है उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब सोमैटिक सेल्स में हमेशा आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा, न कि मियोसिस। मियोसिस हमेशा आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रोमोजोम मूवमेंट जो होता है वो दोनों में होता है, माइटोसिस और मियोसिस में। साइनेप्सिस का फॉर्मेशन केवल मियोसिस में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड आके एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस केवल मियोसिस में होता है और मियोसिस हमेशा गैमेट फॉर्मेशन का काम करता है। तो सोमैटिक सेल में ये कभी पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइटोसिस। माइटोसिस से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट हाफ एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल। अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट हाफ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 डॉटर सेल। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल फर्स्ट डबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डॉटर सेल। अब देखो थोड़ी सी इसमें दिमाग लगा लेना, माइटोसिस में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जब भी माइटोसिस डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले अगर 2C है तो बाद में जब माइटोसिस होता है तो 4C डीएनए का कंटेंट होता है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंट सेल में पहले डबल होता है और तब आधे 2 डॉटर सेल्स में बांट दिए जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। आंसर जा जाएगा बी। क्लियर है, अमाउंट ऑफ डीएनए पहले 2C होगा तो फिर 4C डबल कर दिया गया और फिर बांट दिया जाएगा, फिर 2 डॉटर सेल में 2C चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stage in the cell division is shown in the figure। अब देखो ये फिगर शो दिया गया है, तो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि टेलोफेज है। अब टेलोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनने शुरू होते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होते हैं और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये एक टेलोफेज का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो साइटोकाइनेसिस का तो है नहीं, टेलोफेज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो नॉट रिफॉर्म्ड लिख दिया है, मतलब कि बना नहीं है, लेकिन इस फेज में सारे सेल ऑर्गेनल्स लगभग में बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेलोफेज न्यूक्लियर इन्वॉल्व रिफॉर्म होने का न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्रोमोजोम जो बने हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, अपना इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर देते हैं। अब आपको क्रोमोजोम देखने को नहीं मिलेंगे टेलोफेज में, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stage in the mitosis as shown in the diagram, which stage is it in the what are in characteristics। अब देखो ये दिया हुआ है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक प्लेट बना है, इक्वेटोरियल प्लेट इसको बोलते हैं, और ये मेटाफेजिक प्लेट भी इसको बोलते हैं। देखो सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स में मूव करके यहाँ पे काइनेटोकोर अपना जाल बिछा चुका है, ठीक है, और सारे क्रोमोजोम पे जाके ये लग चुका है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। अब ये इसको खींचने के लिए तैयार है, इसको बीच में से तोड़ के अब खींचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये मेटाफेज पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। तो देखो मेटाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं, एनाफेज में जाने के बाद ही सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड हो रहा होता है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन, मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमें, क्योंकि मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं स्पिंडल इक्वेटर पर मूव कर जाते हैं, इक्वेटर पर मूव करते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब क्रॉसिंग ओवर हमेशा आपको जब भी देखने को मिलेगा तो मियोसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, मियोसिस में जब भी मियोसिस होगा तभी आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 के, ठीक है, प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग कब होगा? पैकेटिन स्टेज में होगा, प्रोफेज फर्स्ट के। और होता किसके बीच में है? तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। कैसे होता है? तो देखो, ये अपना एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर दूसरा इसी के जैसा दिखने वाला एक और क्रोमोसोम है जिसको बोल रहे हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, होमोलोगस हैं तो इनका फंक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब देखो, ये आके इससे मिल जाएगा और ये आके इससे, और ये आके इससे मिलेगा और ये आके इससे, और दोनों में क्रॉसिंग ओवर थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये देखो, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है और ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से गले मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। आंसर कौन सा जाएगा? बी। यहाँ देखो, जाइगोटिन में तो होता नहीं है, जाइगोटिन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस। अब देखो, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जब भी आपको देखने को मिलेगा तो जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलेगा, प्रोफेज 1 के। आंसर जाएगा बी। ठीक है, साइटोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? तो 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से आके मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना, दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है दोनों के बीच, उसको बोलते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ है वो कब सेपरेट होंगे? ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लोटिन में होता है। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से जुड़ के बनाए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ के बनाए हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट कब होंगे? तो वो जब सेपरेट होंगे एक दूसरे से, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, सेपरेशन का समय आएगा, तो उस स्टेज को बोलते हैं डिप्लोटिन, और डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1। आंसर जाएगा बी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे 2024 एग्जाम ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के PYQ हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप करके पढ़ाऊंगा आपको और दिमाग में सेट कर दूंगा, जो कि आपके इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे हमारे 2024 में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।